हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मेहर क्लासेस राजुरा। ग्रेविटेशन ये चैप्टर के हमने ऑलरेडी 3 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सैटेलाइट, क्रिटिकल वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी और बाइंडिंग एनर्जी, ये जो सारे टॉपिक्स है हमने पिछले पार्ट में कवर कर चुके हैं। ठीक है, आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे होंगे तो वो वीडियो जाके वॉच कर लीजिए, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा। ठीक है, वो वीडियो देखने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें ये सारी जो टॉपिक्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर को लेके, तो वो एक्सप्लेन किए हुए हैं। सो आज का वीडियो जो है हम लोग बाइंडिंग एनर्जी के बाद जो टॉपिक्स है उसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेटलेसनेस कंडीशन इन अ सैटेलाइट। ठीक है, वेटलेसनेस कंडीशन के बारे में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखने वाला है कि सैटेलाइट में कैसे वेटलेसनेस कंडीशन जो होती है वो क्रिएट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ ये क्वेश्चन कैसा आता है 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए, वो चीज़ समझ लेते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन वाई एन एस्ट्रोनॉट इन अ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट हैज फीलिंग वेटलेसनेस। क्यों अपना जो एस्ट्रोनॉट जो है वो वेटलेसनेस फील करता है जब वो सैटेलाइट ऑर्बिटिंग करते रहता है, मतलब जब वो घूमते रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, या फिर और इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन व्हाई एन एस्ट्रोनॉट फील वेटलेसनेस इन अ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। क्यों अपना एस्ट्रोनॉट जो फील करता है कि उसका कुछ भी वेट नहीं है जब वो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट में होता है। ठीक है, तो सिंपली इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये क्वेश्चन आपको 2 या 3 मार्क के लिए पक्का एग्जाम में आएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। ठीक है, आंसर में देखो क्या लिखा हुआ है। आपको पता है कि आपका जो बॉडी है, ठीक है, मैं अगर बात करता हूँ आपके हमारे बॉडी की, तो बॉडी जो है वो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ की तरफ खींचा जाता है। ठीक है, अर्थ की तरफ क्या हो जाता है, खींचा जाता है। सही है। अब बात करते हैं, अगर आपका जो बॉडी जो है वो सपोज मान के चलो आपका जो बॉडी है वो रेस्ट पोजीशन में है, कहाँ पे, अर्थ सरफेस के ऊपर। ठीक है, हम लोग पहला कंडीशन समझ रहे। ठीक है, मान के चलो सपोज ये कुछ आपका अर्थ है। ठीक है, ध्यान देंगे, थोड़ा सा समझेंगे इस चीज को। ठीक है, सपोज ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ है और अर्थ के ऊपर आपका सपोज एस्ट्रोनॉट है। ठीक है, सपोज दिस इज एस्ट्रोनॉट। ठीक है, ये एस्ट्रोनॉट है। सही है। अब अगर इसका मैं वेट पूछता हूं, तो वेट अगर निकालना है आपको, तो वेट क्या होगा, ये जो एस्ट्रोनॉट है इसका वेट क्या होगा, क्या फार्मूला होगा वेट का, वेट इज व्हाट, मास इनटू ग्रेविटी। सही है, मास इनटू ग्रेविटी। अब आपको पता है अगर हमारा वेट जो है वो हमेशा कैसे एक्ट करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो जब कभी भी हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में भी एक रिएक्शन एक्ट होगी। बराबर है, न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगी। ठीक है, कौन से डायरेक्शन में एक्ट करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी। सही है, तो इसी के चलते, ठीक है, क्योंकि आपका वेट डाउनवर्ड है और रिएक्शन जो एक्ट कर रही अपवर्ड एक्ट कर रही, इसी के चलते ये एस्ट्रोनॉट को क्या लगता है कि अपना कुछ ना कुछ वेट है। ठीक है, अपना कुछ ना कुछ वेट है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन लग रही है उसके ऊपर, तो उसको फील होता है कि उसका कुछ ना कुछ क्या है, वेट है। तो यही चीज यहां पे लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है देखो, सिंपल चीज है। ठीक है, व्हेन अ सैटेलाइट इज रेस्ट ऑन अ अर्थ सरफेस, जब आपका सैटेलाइट कहां है, अर्थ सरफेस के ऊपर है, तब क्या होगा, व्हेन द एस्ट्रोनॉट इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जब आपका एस्ट्रोनॉट कहां है, सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर है, हिज वेट एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, उसका वेट कैसा एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड का एक्ट करता है। एट द सेम टाइम द अर्थ सरफेस एक्सर्ट द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। आपको पता है जैसे ही वेट अगर आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, वैसे ही इक्वल एंड अपोजिट क्या एक्ट होगी, रिएक्शन एक्ट होगी। किसके ऊपर, एस्ट्रोनॉट के ऊपर। और इसी के चलते एस्ट्रोनॉट को क्या लगता है कि उसका कुछ ना कुछ क्या है, वेट है। समझ में आया। कब लगता है, जब वो एस्ट्रोनॉट कहां हो, अर्थ सरफेस के ऊपर हो। कहां हो, जब वो कहां हो, अर्थ सरफेस के ऊपर हो। ठीक है, लेकिन यही अगर मान के चलो एस्ट्रोनॉट अगर ऑर्बिटिंग कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ। ठीक है, क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, मतलब अभी जो एस्ट्रोनॉट है वो यहां पे नहीं है। ठीक है, अब वो क्या करेगा,
रिवॉल्व करेगा। ठीक है, 1 मिनट हम लोग थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं मैं। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं हम लोग दूसरी वाली। ठीक है, सपोज ये अर्थ है। ठीक है, और अर्थ का जो रेडियस है, ठीक है, दिस इज रेडियस। ठीक है, अब कुछ हाइट पे, कुछ h इतने हाइट पे, मान के चलो ये h इतनी हाइट है, और इस हाइट पे आप ऐसा रिवॉल्व कर रहे हो। ठीक है, ऐसा रिवॉल्व कर रहे हो। ठीक है, अब आप खुद ही तो रिवॉल्व नहीं करोगे ना। मान के चलो आप एक स्पेसशिप में गए। स्पेसशिप कैसे होती है, थोड़ा स्पेसशिप निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, डायग्राम जैसी भी बनेगी मैं निकालता हूँ, आप थोड़ा ऑब्जर्व करने की, इस चीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सपोज मान के चलो ऐसा कुछ स्पेसशिप है आपका। ठीक है, ऐसा कुछ स्पेसशिप है। ठीक है, ठीक है, रॉकेट समान, और इसके अंदर आप है। ठीक है, इस स्पेसशिप के अंदर आप मतलब एस्ट्रोनॉट है। ठीक है, अब एस्ट्रोनॉट ऐसा रहेगा ना। ठीक है, ऐसा आड़ा हो जाएगा ना, क्योंकि आपका स्पेसशिप ऐसा घूमेगा। ठीक है, ऐसा कुछ घूमेगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल में होगा। ठीक है, अब देखो अब यहां पे क्या होता है। ठीक है, अब यहां पे उसको क्यों लगता है ऐसा कि उसका कुछ वेट नहीं है, क्या रीजन है। ठीक है, समझते हैं थोड़ा सा। सपोज मान के चलो इसका जो वेट है अभी कहाँ एक्ट करेगा, ऐसे डाउनवर्ड एक्ट करेगा ना। ठीक है ना, फ्लोर के ऊपर, इस फ्लोर के ऊपर इसका वेट कहाँ डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ठीक है, मतलब कुछ इस डायरेक्शन में। सही है, तो वेट क्या होगा, अगेन मास इंटू ग्रेविटी होगा। ठीक है, अगेन क्या होगा, मास इंटू ग्रेविटी, बराबर है। अब मुझे बताओ, जब कभी भी कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में घूमती है तो कौन सा एक्सेलेरेशन यहां लगता है, आपको पता है कौन सा एक्सेलेरेशन लगता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, फोर्स का फार्मूला होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन। ये जो एक्सेलेरेशन रहता है वो कौन सा रहता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कहते हैं इसे। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि कोई भी बॉडी जब आप जब आप 12th में जाओगे तो आपको एक टॉपिक पढ़ने मिलेगा, उस टॉपिक को ही हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में आपको ये सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन पढ़ने मिलेगा कि कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन में घूमती है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। ठीक है, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, और उस सेंट्रीपिटल फोर्स में जो एक्सेलेरेशन होता है उस एक्सेलेरेशन को हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही याद रखिए कि इस पे जो फोर्स लगने वाला है वो कितना लगने वाला है, मास इंटू एक्सेलेरेशन, और वेट कितना होने वाला है, मास इंटू ग्रेविटी। ठीक है, अब अगर इसी चीज को हम लोग अच्छे से समझना चाहिए, ठीक है, तो कैसे समझेंगे, थोड़ा सा समझते हैं इस चीज को। ठीक है, देखो अभी यहां पे क्या बोला है। ठीक है, when the astronaut is on the floor of orbiting satellite, मान के चलो जब आपका एस्ट्रोनॉट जो है वो क्या कर रहा है, ऑर्बिटिंग सैटेलाइट में, both as the satellite are having same centripetal acceleration, सेम सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन के साथ घूम रहा होगा, कौन, आपका सैटेलाइट भी और आपका एस्ट्रोनॉट भी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे और जो एक्सेलेरेशन का जो वैल्यू है विच इज इक्वल टू क्या होने वाला है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इस चीज को समझिए। जब आपका अगर मान के चलो आपका जो ये एक्सेलेरेशन का जो वैल्यू है ना, कौन सी वैल्यू की बात कर रहा है वो, इस एक्सेलेरेशन की वैल्यू की बात कर रहा है। ठीक है, ये ए जो है वो किसके बराबर होगा, इस जी के बराबर होगा। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे मान के चलो, अगर मैं यहां पे नेट कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा ये अगर निकालना चाहता हूं तो कैसे निकालूंगा। ठीक है, नेट एक्सर्ट क्यों, देखो इसमें क्या लग रहा है ना, वेट ऐसे डाउनवर्ड लग रहा है। समझो चीज को, मैं क्या बता रहा हूं उस चीज को समझिए। ठीक है, वेट जो है वो ऐसा डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है, उसका वैल्यू कितना है, मास इंटू ग्रेविटी है। सही है, ठीक है, और इस तरफ क्या लग रहा है, आपका फोर्स लग रहा है, दैट इज व्हाट, मास इंटू एक्सेलेरेशन। ठीक है, अब अगर तुमको इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना एक्ट हो रहा, मतलब फाइनल रिजल्टेंट फोर्स कितना एक्ट हो रहा वो निकालना है, तो कैसे निकालोगे, जो फोर्स बढ़ा है, ठीक है, मान के चलते वेट बढ़ा है, तो इस फोर्स में से, ये वेट भी एक प्रकार का फोर्स ही है ना, तो हम लोग इस फोर्स में से इस फोर्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब कैसा, इससे ही क्या निकलेगा, तुम्हारा रिजल्टेंट निकलेगा। सिंपल चीज है ना, आपको पता है। सपोज ये एक इंसान है, ठीक है, ये एक इंसान है, ठीक है, अब मान के चलो एक बॉडी उसको इधर खींच रही है, एक पर्सन उसको इधर खींच रहा है और दूसरा पर्सन इसको इधर खींच रहा है, और आपको पूछा कि ये बॉडी किधर जाएगी, तो आप कैसे करोगे, ठीक है, सिंपल करोगे, जो फोर्स ज्यादा है उसमें से कम वाला फोर्स माइनस कर दोगे, और जिधर ज्यादा फोर्स होगा उस तरफ आप उसका डायरेक्शन बता दोगे, रिजल्टेंट का डायरेक्शन बता दोगे। सेम चीज यहां पे लगानी है। ठीक है, तो नेट फोर्स किस तरीके से निकाला गया है, देखिए कैसे निकाला गया, द फोर्स एक्सर्टेड
ठीक है, द फोर्स एक्सर्टेड सो देखिए गाइज यहां पे फोर्स एक्सर्टेड, ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन द एस्ट्रोनॉट, मतलब ये जो एस्ट्रोनॉट है वो कितना फ्लोर पे अपना जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो कैसे निकालेंगे हम लोग। मान के चलते ये जो वैल्यू है हमारी, कौन सी वैल्यू, दैट इज mg, इस वैल्यू में से हम लोग ये वैल्यू को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा वेट कितना मतलब फोर्स कितना एक्ट करेगा, कौन, एस्ट्रोनॉट, ठीक है, फ्लोर के ऊपर, वो अपने को पता चल जाएगा। तो हमने क्या किया, देखो नेट रिएक्शन पता कर रहे हैं हम लोग, तो mg में से ma को माइनस कर लिया, ठीक है। अब मान के चलो आपका जो a का वैल्यू है, जो आपका a का वैल्यू है वो g के बराबर है, ठीक है, a का वैल्यू जो है वो g के बराबर है, मतलब जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है, और ये g भी जो है वो मान के चलो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मैं बोल रहा हूं मान के चलो, अब वहां पे कितना रहता है वो डिपेंड करेगा, ठीक है। आपको पता है ग्रेविटी, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक वही पढ़ने वाला है कि वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू द अल्टीट्यूड, लैटिट्यूड एंड डेप्थ, मतलब जो आपका ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो भी हर जगह सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो मान के चलो जितनी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उतना ही यहाँ पे क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है, ठीक है। सो mg में से mg को अगर माइनस करेंगे हम लोग, ठीक है, अब mg कैसे हुआ भाई, a के जगह काय को रिप्लेस कर दो, mg ये हो गया, और a के जगह काय को रिप्लेस कर लो, g को रिप्लेस कर लो, क्या हो जाएगा, mg माइनस mg। अब मुझे बताओ mg में से mg गया तो आंसर क्या बचेगा, 0, मतलब नेट रिएक्शन कितनी होगी यहाँ पे, नेट रिएक्शन होगी 0 होगी, मतलब ये फोर्स ये क्योंकि ये घूम रहा है कंटिन्यूअसली, क्या हो रहा है, घूम रहा है, तो ये जो फोर्स लग रहा है वो ये वाला फोर्स, इस फोर्स को हम लोग कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये जो वेट है ये दोनों फोर्स लगभग बराबर होने वाले हैं, ठीक है। तो नेट रिएक्शन कितनी होने वाली है, 0 होने वाली है, इसी के चलते, ठीक है, नेट रिएक्शन कितनी होने वाली है, 0, मतलब फ्लोर के ऊपर कितना फोर्स लगने वाला है, 0 फोर्स लगेगा, फ्लोर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, 0 फोर्स लगेगा, और 4-0 मतलब ही आपका वेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, 4-0, ठीक है, क्योंकि आपका नेट फोर्स 0 हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, इसलिए आपको क्या लगेगा कि आपका जो वेटलेस है, मतलब कुछ भी आपका वेट नहीं है, ऐसा किसको फील होगा, ऐसा फील होगा आपके एस्ट्रोनॉट को, ठीक है। इट इज बिकॉज ऑफ बोथ एस्ट्रोनॉट एंड सैटेलाइट आर फ्री फॉल टुवर्ड्स द अर्थ। इसी के चलते आपने देखा होगा कभी कभी हमको मतलब इंटरनेट पे या टीवी पे देखा होगा कि एस्ट्रोनॉट ऐसा उड़ते हुए, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा कि एस्ट्रोनॉट जो है वो ऐसा उड़ते हुए नीचे की तरफ आता है, ऐसे ऐसे आपने देखा होगा, ठीक है। तो इसी के चलते वो चीज होती है, ठीक है। अब वेटलेसनेस मतलब ये नहीं है कि अब्सेंस ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, ये चीज को समझिए। वेटलेसनेस का मतलब ये नहीं है कि अब्सेंस ऑफ ग्रेविटी है, ये एक ऐसा सिचुएशन है, सिंपली मीन्स दैट ऐसा सिचुएशन है जहां पे एस्ट्रोनॉट को क्या लगता है ना, एस्ट्रोनॉट को ऐसा लगता है कि हम किसी भी तरीके से अट्रैक्ट नहीं हो रहे, ठीक है, कौन से फोर्स के चलते, ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते हम किसी भी तरीके से क्या नहीं हो रहे, अट्रैक्ट नहीं हो रहे, ऐसा इसका मतलब होता है, ठीक है। और वेटलेसनेस कंडीशन, जो आपकी वेटलेसनेस कंडीशन है, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, जीरो ग्रेविटी कंडीशन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जीरो ग्रेविटी कंडीशन भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, सबको समझ आ गया। सो ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है, थोड़ा सा याद रखेंगे, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है, 11th स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं, ठीक है। और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू भी इसे याद रखिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। ये अगला टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर हम लोग वेरिएशन ऑफ जी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू अल्टीट्यूड, लैटिट्यूड एंड डेप्थ, ठीक है, ये तीनों चीजों के बारे में हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन किस तरीके से आता है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अल्टीट्यूड के चलते जो आपकी जी है, जी मतलब कौन सी जी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला जी, ठीक है, कौन सा जी यानी स्मॉल जी की बात कर रहा हूं। स्मॉल जी में क्या चेंजेस होगा, किसके चलते, अल्टीट्यूड के चलते, लैटिट्यूड के चलते और डेप्थ के चलते। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो अल्टीट्यूड के चलते क्या वेरिएशन होने वाला है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो डिस्कस द वेरिएशन ऑफ जी विथ अल्टीट्यूड, मतलब अल्टीट्यूड के साथ आपका जो जी है वो कितना चेंज होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है और में ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अल्टीट्यूड अबव द अर्थ सरफेस। ठीक है, जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उस पर कितना चेंज होगा, कितना होगा कहां पे, एट हाइट एच पे, एट हाइट एच अल्टीट्यूड पे आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, इस बारे में आपको यहाँ पे क्या करना है, डिस्कस करना है। सो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में 100% ये डेरिवेशन 3 मार्क के लिए आएगा। ठीक है, कितने मार्क के लिए आएगा, 3 मार्क के लिए 100% आएगा ये। ठीक है, थोड़ा सा मार्क कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा डायग्राम को भी समझते जाएंगे। मान के चलो लेट m बी द मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, लेट m, कैपिटल M क्या है, मास ऑफ द अर्थ है, r क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है, बराबर है। और हम लोग जो बॉडी कंसीडर कर रहे हैं उसका मास कितना है, स्मॉल m है। ठीक है, विच इज सिचुएटेड ऑन द अर्थ सरफेस। इनिशियली कहां है वो, अर्थ सरफेस के ऊपर सिचुएटेड है यहां पे। ठीक है, और उसका मास कितना है, स्मॉल m है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालेंगे। कहां पे, अर्थ सरफेस के ऊपर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर निकालना चाहते तो आपको स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच का जो रिलेशन है वो पता होना चाहिए। इसको डिराइव कर चुके हैं पार्ट नंबर 1 में। ठीक है, आपने अगर नहीं देखा होगा तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, वहां से जाके देख लो। पार्ट नंबर 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पार्ट नंबर 1 से इंट्रोडक्शन से ही देखो। ठीक है, सो स्मॉल जी इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, जी एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है, जीएम बाय क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। सही है, तो ये हुई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस इज सपोज, यही इक्वेशन है, वो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहां पे तो ग्रेविटी जी है। ठीक है, यहां पे ग्रेविटी जी है, लेकिन अगर हम हाइट एच पे जाते तो ग्रेविटी कितनी हो जाएगी। ठीक है, हाइट एच पे जाएंगे तो ये फार्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, सोचिए। एट हाइट एच ग्रेविटी कितनी होगी, जी एच होगी। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, जी एम। ठीक है, ये इज इक्वल टू का साइन है, जी एम डिवाइडेड बाय, अब मुझे बताओ रेडियस कितनी हो जाएगी, सोचिए। ये जो जी एच है वो यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा समझते हैं इस चीज को। ठीक है, ये सपोज ऐसा निकालता हूं मैं। ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ निकालता हूं, तो अब मुझे बताओ इस स्फीयर की रेडियस कितनी। ठीक है, इस स्फीयर की रेडियस कितनी हो जाएगी, पहले रेडियस कितनी थी, आर थी, यहां से यहां तक। ठीक है, अब इतनी बढ़ चुकी है। ठीक है, तो टोटल क्या हो जाएगी, आर प्लस एच हो जाएगी। ठीक है, काय के लिए, जीएच के लिए। ठीक है, तो यहां लिखोगे आप लोग आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे बताओ आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच, मतलब जीएच का वैल्यू फाइंड करना है। काय का वैल्यू फाइंड करना है, जीएच का। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, हम लोग जीएच को मतलब इक्वेशन नंबर 2 को, ठीक है, ये इक्वेशन को इस इक्वेशन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देंगे। समझ में आया क्या। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या होगा, जीएच बाई जी होगा। ठीक है, दिस डिवाइडेड बाय दिस होगा। ठीक है, जीएच बाई जी होगा। ठीक है, अब देखो जीएच का वैल्यू कितना है, ये है जीएच का वैल्यू। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं करके ही बता देता हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो ये जीएच बाय जी हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, अब जीएच का वैल्यू कितना है, जी एम इन द ब्रैकेट आर प्लस एच होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जी का वैल्यू निकलना है, और जी का वैल्यू चाहूं तो मैं डिवाइड में लिख सकता हूं, लेकिन अगर मुझे मल्टीप्लाई में लिखना है तो कैसा लिखना पड़ेगा, ये जी का वैल्यू अगर मैं चाहूं तो डिवाइड में लिख सकता हूं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड कर दिया, राइट हैंड को राइट हैंड में डिवाइड करना चाहते हैं, लेकिन मैं डिवाइड ना करते हुए मल्टीप्लाई अगर करता हूं तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, मतलब आर स्क्वायर ऊपर जाएगा और ये जो जीएम है वो नीचे आएगा। ठीक है, तो जीएम जीएम अगेन कैंसल, ये जो आपका जीएम जीएम है वो अगेन कैंसल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कैंसिल हो गया तो आपका क्या बचता, ठीक है, यही चीज बचेगी, देखो ना, यही बचेगा आपका जीएच बाई जी इज इक्वल टू क्या बचेगा, जीएच बाई जी इक्वल टू बचेगा आपका आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस चीज को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करते हुए जाते हैं। ठीक है, जीएच बाय जी इज इक्वल टू क्या है हमारा, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है, आर प्लस एच होल स्क्वायर है। ठीक है, होल स्क्वायर है। ठीक है, अब मैं क्या बोलता हूं, ये जो डिनोमिनेटर में जो आर है इसको कॉमन निकालना है सपोज टू बी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये डिनोमिनेटर में जो आर है इसको सपोज कॉमन निकालना है अपने को,
ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देंगे इधर, ठीक है। मैं इसको थोड़ा रब कर लेता हूँ और फिर लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो डिनोमिनेटर में r है, सपोज ये जो r दिख रहा है आपको, ठीक है, कौन सा वाला, ये जो r दिख रहा है आपको, इसको अगर कॉमन निकालना है, ठीक है, ये वाला जो r है, ये जो डिनोमिनेटर, एक सेकंड, ये जो डिनोमिनेटर में r है उसको कॉमन निकालना है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ये r को अगर कॉमन निकालना है तो इधर जो h है उधर भी r चाहिए, तभी कॉमन निकाल पाओगे। अगर आपने एक r ज्यादा का लिखा तो एक r नीचे में भी ज्यादा का लिखना पड़ेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको इस r को कॉमन निकालना है, ठीक है। कॉमन तभी निकाल पाओगे आप प्लस में जब वो r दोनों तरफ होगा। अब इधर था क्या r, नहीं था ना, देखो ना इधर r है नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, r से मल्टीप्लाई r से डिवाइड, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, बैलेंस हो गया। तो अब देखो एक r को आप कॉमन कर लो यहां से, ठीक है, यहां से उसको क्या कर लो, एक r को कॉमन कर लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, gh डिवाइडेड बाय g इज इक्वल टू, ऊपर में तो r स्क्वायर है, ठीक है। अब अगर मान के चलो एक r को आपने कॉमन निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, r कॉमन हो गया तो यहां बचेगा 1, ठीक है। अब h के साइड वाला r कॉमन हो गया, न्यूमरेटर वाला जो r है, न्यूमरेटर वाला जो r है वो कॉमन हो गया, ठीक है। तो नीचे में क्या बचेगा, ये होगा h डिवाइड बाय नीचे में क्या होगा, r होगा, और उसका क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। अरे ये जो स्क्वायर है वो सबको लागू होगा ना भाई साहब, ठीक है। मतलब इसको थोड़ा सा हटा देता हूं, ये जो स्क्वायर है वो सबको लागू होगा, सही है। मतलब ये तो स्क्वायर रहेगा, साथ में ये भी तो स्क्वायर रहेगा ना, ठीक है। ये देखो कुछ इस तरीके से होगा ना, ठीक है। ये r को तो रहेगा ही, साथ में ये भी, ये जो ब्रैकेट लिखा है आपने, इस ब्रैकेट को भी स्क्वायर रहेगा, सही है। तो इसको तो स्क्वायर हो गया, इसको भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसको भी स्क्वायर हो जाएगा। समझा नहीं समझा, सिंपल चीज है, इसको समझो। r कॉमन निकाल लिया, ठीक है, यहां बचा 1, यहां बचा h बाय r, और इस पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर, ये पूरे ब्रैकेट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग सेपरेट करना चाहो तो r स्क्वायर और ये पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर, कुछ ऐसा हो जाएगा, सही है। अब अगर मैं यहां देखता हूं तो ये जो r स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा, सही है, नहीं है, ये r स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, जी एच बाय जी इज इक्वल टू 1 अपॉन इन द ब्रैकेट 1 प्लस h बाय r टू द पावर 2, ठीक है, सही है, ऐसा आ जाएगा। अब मुझे बताओ, ये अगर पूरी टर्म ऊपर में लेके चले गए, कौन सी वाली टर्म, ये पूरी टर्म, ये जो ऊपर में लेके चले गए, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आपने ये चीज सुनी होगी कि 1 बाय एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज x टू द पावर -2। अब मान के चलो ये जो ब्रैकेट है वो x है, तो ये ब्रैकेट जब आपका डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आंसर आएगा, ठीक है। मतलब यहां क्या आएगा, देखो जी एच बाई जी इक्वल टू, ठीक है, ये जी एच बाय जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पावर क्या हो जाएगी, ये जो पूरा ब्रैकेट है ये ऊपर चला जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। इसकी पावर क्या हो जाएगी, देखो इस तरीके से आएगा, जी एच बाई जी इक्वल टू इन द ब्रैकेट 1 प्लस एच बाय आर रेस्ट टू द पावर कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। अब इस चीज को आपको सॉल्व करना पड़ता है, ये जो टर्म है ना इसको सॉल्व करना पड़ता, एक्सपोनेंशियल सीरीज बोलते हैं इसको, ठीक है। ये मैथमेटिक्स में आपको पढ़ने मिलेगी, आपको यहां इसको डिराइव करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली इस चीज को समझ लेना, ठीक है। इसका लॉजिक एक मैं तुमको थोड़ा सा बता देता हूं, ये एक्सपोनेंशियल सीरीज है, मैथमेटिक्स में आपको पढ़ने मिलेगी, ठीक है। सो जी एच बाई जी, ठीक है, ये टर्म तो एज इट इज रहेगी। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वाला जो 2 है, ये वाला 2 इसके आगे आ जाता, देखो यहां आ जाता, कैसे, 1 माइनस ये 2 अगर इस h के साथ आ गया तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2h बाय r, ठीक है। कैसा होगा ये सॉल्व, 1 ये जो 2 है वो इधर आ जाएगा, ठीक है, और साइन भी आ जाएगी उसकी, तो 1 माइनस 2h बाय r प्लस टर्म कंटेनिंग हायर पावर ऑफ h बाय r। तो ये साथ में क्या होगी आपकी जो टर्म जो रहेगी उसमें कौन से पावर रहेंगे, h बाय r पावर रहेगा, ठीक है। आपको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो कि जी एच बाई जी इक्वल टू इन द ब्रैकेट 1 माइनस 2h बाय r एंड टर्म कंटेनिंग हायर पावर ऑफ h बाय r। तो आपका जो h बाय r का जो h का अगर वैल्यू देखोगे विच इज वेरी वेरी लेस देन r, मतलब एज कंपेयर टू हाइट जो है वो आपकी हाइट जो है वो बहुत ही छोटी है एज कंपेयर टू रेडियस, ठीक है। रेडियस काफी बड़ी है, हाइट का बहुत कम छोटी है। मतलब जो सैटेलाइट है वो आप देखो, अगर मैं r का अगर वैल्यू देखता हूं ना
तो लगभग जहां तक मुझे पता है 6400 किलोमीटर के आसपास रेडियस है आपकी, ठीक है, अर्थ की। लेकिन हाइट इतनी नहीं रखी जाती भाई, ये बहुत हो गया, 300 350 किलोमीटर के आसपास होती है। तो इसके कंपैरिजन में 6400 के कंपैरिजन में एच का वैल्यू कैसा है, बहुत ही छोटा है, ठीक है। इसलिए ये जो एच बाय आर वाली जो चीज है, ठीक है, एच बाय आर वाली जो चीज है वो लगभग निग्लिजिबल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, निग्लिजिबल। अब बोलोगे सर कैसे, भाई साहब एच जो है वो बहुत ही छोटा है ना, ये वैल्यू अगर बहुत छोटी है, ये वैल्यू अगर बड़ी है तो वो वैल्यू जीरो के आसपास आई आएगी, ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग 00 समथिंग आएगी, इसलिए उसको क्या किया जाता, निग्लिजिबल किया जाता। मतलब खाली आंसर क्या बचता, खाली आंसर बचता इतना, कितना, जी एच बाई जी इज इक्वस टू 1 माइनस 2h बाय आर, खाली इतना बचेगा। ये वाला जो पूरा टर्म कंटेनिंग वाला जो है वो क्या हो जाएगा आपका, निग्लिजिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निग्लिजिबल। सो क्या मिलेगा आपको, जी एच बाई जी इक्वस टू इन द ब्रैकेट 1 माइनस 2h बाय आर। अब ये जी का इधर काम है क्या, नहीं, उसको इधर शिफ्ट कर दो, इज इक्वल टू के उधर शिफ्ट कर दो। तो दिस विल बी यूर फाइनल आंसर, दैट इज क्या बचेगा आपको, जी एच इज इक्वल टू जी इन द ब्रैकेट 1 माइनस 2h बाय आर। ये रहेगा आपका फाइनल डेरिवेशन का आंसर, ठीक है, ये रहेगा आपका फाइनल डेरिवेशन का आंसर। सो इस तरीके से आप लोग जो है वो अब देखो ना क्या निकल गया, हमको जीएच ही तो चाहिए था ना, यही चीज निकल गई ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट क्या हो जाएगी, h हो जाएगी। क्लियर है, समझ गया सबको। ये जो डेरिवेशन है आपको एक बार करके देखना पड़ेगा, बार बार वीडियो को रिवाइंड कीजिए और बार बार देखिए। अगर कुछ पार्ट नहीं समझता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है, आपको मैं फिर से अगर चाहिए तो आपको एक बार फिर से आपको मैं बता सकता हूँ, आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो काफी अच्छा डेरिवेशन है, आप अगर थोड़ा धीरे धीरे घर में प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये जो चीज है वो आ जाएगी, ठीक है गाइज। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब समझते हैं वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू, ठीक है, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू व्हाट, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ, ऑब्टेन द नेसेसरी फार्मूला फॉर इट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ एंड ऑब्टेन द नेसेसरी फार्मूला, ठीक है। आपको वेरिएशन ऑफ जी देखना है लेकिन डेप्थ के साथ देखना है, ठीक है। और यह सेम क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी बिलो द अर्थ सरफेस, ठीक है। सो आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के चलते जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेप्थ के चलते कितनी चेंज होगी उसके बारे में यहाँ बात करनी है, ठीक है। तो अभी हमने जी एच निकाला था, ऊपर के इसमें हमने जी एच निकाला था, अब नीचे में क्या निकालेंगे, जी डी निकालेंगे। जी डी मतलब ग्रुप डिस्कशन नहीं होता है भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एट डेप्थ डी, ठीक है। शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इनिशियली वैसे ही लिखना है आपको, लेट एम बी द मास ऑफ द अर्थ एंड आर बी द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। और साथ में क्या लिखना है, कंसिडर द बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम सिचुएटेड एट ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस कितनी होती है, इतनी होती है, ठीक है। दैट इज स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, बराबर है। इनिशियली वैसे ही लिखना है। देखो अगर आपने जीएच वाला इक्वेशन डेरिवेशन किया ना तो ये काफी आसान जाएगा आपको, इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, वो चेंजेस हम समझ लेते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो जब आप डेप्थ में जाते हो, ठीक है, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि जो डेंसिटी है वो क्या होने वाली है, कम ज्यादा होने वाली है, ठीक है। जो डेंसिटी ऑफ द अर्थ जो है वो कम ज्यादा होगी। तो यहाँ पे आपको डेंसिटी के फार्मूले का यूज करना है। डेंसिटी का ऐसे डिनोट करते हैं रो से, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, व्हाट इज मास इज इक्वल टू, हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सेम फार्मूले का यहाँ यूज किया है। देखो मास निकाला हुआ है, मास कैसे निकालेंगे, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम। मुझे बताओ स्पीयर का वॉल्यूम कितना होगा, वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अभी रेडियस कितनी है, आर है ना, ठीक है। और सरफेस के ऊपर की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है, अभी डेप्थ में नहीं गया मैं, ठीक है। वहां पे कितनी रेडियस होगी, आर होगी, तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, ये रहेगा आपका मास, यही क्या रहेगा आपका मास रहेगा, ठीक है। ये देखो सेम चीज यहां लिखी हुई है, आप समझ सकते हो, ठीक है। ये देखो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, बराबर है।
अब क्या करो, ये जो आपने मास निकाला, ये जो आपने मास निकाला है उसको ना यहाँ पुट कर दो, ये जो आपने मास निकालना ना उसको यहाँ पुट कर दो, मतलब ये जो m का वैल्यू है वो g के इक्वेशन में पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, देखिए इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। सो g इज इक्वस टू क्या होगा, दैट इज कैपिटल G, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। g इक्वस टू दैट इज कैपिटल G, m का वैल्यू क्या है 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो, बराबर है, ये निकाला था हमने 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो, ठीक है। यही वैल्यू रख देना, और डिवाइडेड बाय क्या था यहाँ पे, देखो ना डिवाइडेड बाय क्या था, आर स्क्वायर, ठीक है। जी के इक्वेशन में डिवाइडेड बाय क्या था, आर स्क्वायर था, ठीक है। तो ये इसमें अगर हम लोग m का वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये आर स्क्वायर और ये आर क्यूब कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो एक आर यहां बचेगा ना, क्योंकि ये क्यूब है तो एक आर बचेगा, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल जी इक्वल टू 4/3 पाई आर कैपिटल G इंटू रो, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, और यही इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये निकल गया हमारा काय का वैल्यू, स्मॉल g का वैल्यू, ठीक है, काय का वैल्यू निकल गया स्मॉल g का वैल्यू, सही है। अब यहाँ पे कौन सा क्या चीज यूज किया है उसके बारे में लिखा है, उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, हमने ऑलरेडी ऊपर में मैंने तुमको वो बता दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हुआ ग्रेविटी कहाँ पे और सरफेस के ऊपर, लेकिन आप जब डेप्थ में जाओगे तो कितना डेप्थ में जाओगे, मान के चलो डी इतने डेप्थ में चले गए, कितने डेप्थ में चले गए, जी डी इतने डेप्थ में गए, ठीक है, और सरफेस के डेप्थ में गए, तो यहाँ पे ग्रेविटी कितनी है वही निकालनी है, यहाँ पे ग्रेविटी जीडी कितनी होगी वही चीज आपको क्या करनी है, निकालनी है। अब मुझे बताओ, अगर आप डेप्थ डी चले गए, ठीक है, इतना ये जो आपको दिख रहा है इतना अगर आप चले गए, ठीक है, अंदर चले गए, ठीक है, तो मुझे बताओ अब रेडियस कितनी बचेगी, पहले रेडियस कितनी थी, इतनी रेडियस थी, दैट इज आर, ठीक है। अब आप चले गए इतना अंदर तो बचेगी कितनी, ठीक है, आर में से ये डी को माइनस कर देंगे तो आर माइनस डी बचेगी, कहां पे, ये जो रेडियस है ना, ये देखो, ये जो मैं ये इतना बचेगा अभी और सरफेस, बराबर है, और ये रेडियस पूछ रहा हूं मैं आपको, सेंटर से लेके यहां तक की रेडियस कितनी होगी, आर माइनस डी होगी, ठीक है। तो यही चीज यहां लिखी हुई है, जो आपकी रेडियस बचने वाली है वो कितनी बचने वाली है, तो आर माइनस डी बचने वाली है। अब निकालेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी, ठीक है, कहां पे, डेप्थ डी के ऊपर, ठीक है। तो क्या होगा, जी डी इक्वस टू क्या हो जाएगा, जी कैपिटल एम बाय रेडियस, रेडियस जो है कितनी है, आर माइनस डी का होल स्क्वायर। लेकिन मैं क्या बोलता हूं, आपका जो मास है वो सेम रहेगा क्या, नहीं, अभी आपके अर्थ का मास क्या हो जाने वाला है, चेंज हो जाने वाला है, ठीक है। तो इसको अगर ऊपर में आपने m लिया तो इसको m डैश कर लो, क्या कर लो, m डैश कर लो, क्योंकि आप डेप्थ में जा रहे हो ना, तो वहां पे मास तो कुछ और होगा ना, तो आपको क्या कर देना, वहां m डैश कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका फार्मूला, दैट इज जी डी इज इक्वल टू जी m डैश डिवाइडेड बाय आर माइनस डी होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ, अगेन हमको क्या काय की वैल्यू निकालनी होती है, मास की ही वैल्यू निकालनी होती है, तो क्या रहती है वो, मुझे बताओ, वॉल्यूम इनटू क्या रहेगी, डेंसिटी। अब मुझे बताओ वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा, 4/3 पाई। अब मुझे बताओ रेडियस कितनी है, रेडियस हमारी कम है ना, दैट इज आर माइनस डी होल क्यूब होगा ना, वॉल्यूम है तो क्या आता, क्यूब आता ना, ठीक है, इनटू क्या होगा, डेंसिटी, इनटू क्या होगा, डेंसिटी यानी रो, इसको क्या बोलते हैं, रो, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना m डैश का वैल्यू, और ये जो m डैश का वैल्यू हमने निकाला इसको यहां पुट कर देंगे, सही है नहीं है, ठीक है। आपको बस इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसा आ जाएगा, अगर वैल्यू हम पुट कर देंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, देखो ये g का वैल्यू तो जैसा का वैसा है, अब ये वैल्यू जो है हमने ये वैल्यू कहां पुट कर दिया भाई, यहां पुट कर दिया, सही है। तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर डी क्यूब इंटू रो, बराबर है, और डिवाइडेड बाय क्या था, डिवाइडेड बाय आर माइनस डी होल स्क्वायर था ही। अब मुझे बताओ ये आर माइनस डी क्यूब और आर माइनस डी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा और एक आर माइनस डी बचेगा, सही है। तो क्या हो जाएगा, ठीक है, हम देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा मुझे बताओ, जी डी इक्वस टू क्या हो जाएगा, जी डी इक्वस टू 4/3 पाई, एक बचेगा आपका आर माइनस डी, ठीक है, आर माइनस डी जी इंटू रो, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। मतलब आपका काय का वैल्यू निकल गया, जीडी का वैल्यू निकल गया, ठीक है। क्या निकला आपका जीडी का वैल्यू, जीडी का वैल्यू निकला आपका 4/3 पाई आर माइनस डी, ठीक है, और साथ में क्या बचा, कैपिटल जी इंटू रो, ये हो गया आपका जीडी, दैट इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब मुझे बताओ इसी की तो वैल्यू आपको निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो आपका इक्वेशन नंबर 2 जो है, ये था इक्वेशन नंबर 2,
ठीक है, उसको 4 को, इक्वेशन नंबर 4 को 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 को अगर डिवाइड इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 2 तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, GD बाई जी इज इक्वल टू, अब बाकी सारी चीजें तो कैंसिल ही हो जाएगी ना, कौन, 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, ठीक है, रो कैंसिल, जी कैंसिल, खाली क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा आपका r माइनस डी, ये वाली टर्म बचेगी यहाँ पे, और यहां बचेगा आपका क्या, r बचेगा। ठीक है, तो ऐसे ही होने वाला है, r माइनस डी डिवाइडेड बाय r। सही है। अब मैं क्या करता हूं ना, देखो इसको कैसे सॉल्व किया है, इस चीज को समझो, अगर आपको नहीं समझोगे तो फिर प्रॉब्लम जाएगी। ठीक है, तो कैसे किया इसने, ये देखो, ये GD डिवाइडेड बाय जी किया, तो GD का आंसर ये पूरा लिख दो। ठीक है, जी का आंसर कहां से लिखोगे, ये लिख दोगे आप। ठीक है, दिस वन ये लिख दोगे। ठीक है, अब अगर आपने दोनों लिख भी दिया, ठीक है, सपोज मान के चलो ये r माइनस डी यहाँ बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, r बचेगा। सही है, अब इसको ना सॉल्व करो। ठीक है, ये टर्म को सॉल्व करियो। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, GD बाय जी इज इक्वल टू, ठीक है, अब इसको सेपरेट कर दो बरा, r बाय r, और इधर क्या होगा, d बाय r। अब मुझे बताओ ये r बाय r कितना होगा, 1। ठीक है, और इधर क्या बचेगा, माइनस d बाय r। ठीक है, तो ये बच जाएगा आपका पूरा ब्रैकेट। ठीक है, अब ये g का इधर काम है क्या, नहीं। ठीक है, ये g का इधर काम नहीं है, उसको इधर शिफ्ट कर दो, तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा, दैट इज फाइनल आंसर मिलेगा GD इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाय आर। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, इसी इक्वेशन को आपको याद रखना है। डेप्थ में कितनी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, वो होती है GD इक्वल टू जी इन द ब्रैकेट 1 माइनस डी बाय आर। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन आपको याद रखने हैं, एट हाइट HB और एट डेप्थ DB। ठीक है, इसके ऊपर 100% जो CT वाले, जो मतलब MST CT जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके इसके ऊपर क्वेश्चन आने का चांसेस है। ठीक है, ये फार्मूले के ऊपर और ये फार्मूले के ऊपर काफी सिमिलर तरीके के फार्मूले, खाली D के जगह क्या आ जाता है, 2H आ जाता, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, देखो ना, हमारा जो GH का फार्मूला है वो क्या आया था, GH का फार्मूला आया था G इन द ब्रैकेट 1 माइनस 2H बाय R। ठीक है, और GD का भी फार्मूला वैसा ही है लगभग। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। साथ में MCQ देखो इस चीज पे आ सकता है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, इट इज क्लियर दैट GD इज डिक्रीजेज विद द डेप्थ। अब मुझे बताओ ये जो GD का वैल्यू है वो कम होते जाएगा ना, ये वैल्यू कम होते जाएगा अगर आपका डेप्थ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाओगे तो ये GD का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, आप इसको है ना कोई तो भी वैल्यू कंसीडर करके पुट करके देखिए, तो आपको समझ में ही आ जाएगा ये चीज। ठीक है, अब देखो और से क्या चीज लिखी हुई है, और से लिखा हुआ है कि आपका जो आप मान के चलो आपका जो D है वो R के बराबर हो गया। ठीक है, तो आपकी ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, आपकी ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है ना, अब देखो ना, अब बोलेगे सर कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल। ठीक है, ध्यान दो, एक सेकंड, थोड़ा सा इधर चलते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो यहां पे देख लो थोड़ा सा, GD इक्वस टू G 1 माइनस डी बाय आर। मान के चलो ये जो D है ना, आपकी जो डेप्थ है वो रेडियस के बराबर होगी। मतलब आप कितना अंदर चले गए, कितना अंदर चले गए भाई, आप चले गए पूरा यहां तक, तभी तो आपका जो डेप्थ है वो किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस के बराबर, यहां तक आ गए। ठीक है, एकदम सेंटर में आ गए। ठीक है, मतलब जितना जितना आपका रेडियस था, ये रेडियस था, उतना ही क्या हो गया, डेप्थ हो गया, मतलब आप सेंटर में आ गए। ठीक है, अगर वैल्यू रिप्लेस कर दिया, मान के चलो इस D के जगह मैंने R को रिप्लेस कर दिया, ये कितना हो जाएगा, R बाय R अगेन 1 हो जाएगा। ठीक है, R बाय R कितना हो जाएगा, 1 1 माइनस 1 कितना होता है। ठीक है, ये वाला 1 ऑलरेडी था और यहाँ 1 1 माइनस 1 कितना होता है, 0। कितना होता है, 0, और 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग कितना होता है, आंसर। अगेन आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसलिए आपको याद रखना है कि सेंटर अगर में चले जाते हो, ठीक है, अर्थ के सेंटर में अगर चले जाते हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, वो 0 होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है, 0 होती है। इस चीज को आपको MCQ पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना है, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना है। MST CT वाले भी स्टूडेंट याद रखो और बोर्ड वाले भी स्टूडेंट याद रखो, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, 11th के एग्जाम में ये चीज MCQ करके भी पूछ सकती है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं।
देखो ऑलरेडी इसके जो 4 पार्ट इस चैप्टर के बन चुके हैं, तो मैं और ज़्यादा पार्ट इसके नहीं बनाना चाहता हूँ। और इसके नीचे का जो पोर्शन है वो ऑलरेडी काफ़ी आसान चीज़ें हैं, आप अगर पढ़ भी लोगे तो। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी समझा चुका हूँ पार्ट नंबर 1 में, ठीक है। इसमें बता चुका था मैं कि जैसे जैसे रेडियस कम ज़्यादा होगी तो आपका जो स्मॉल जी का जो वैल्यू है वो भी कम ज़्यादा होगा। मतलब रेडियस अगर बढ़ती है तो ग्रेविटी कम होगी। जैसे आपको पता है इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा है तो ग्रेविटी कितनी होगी, कम होगी। ये वैल्यू गलत है, हाँ 9.78 होगी, ठीक है, इक्वेटर पे। और अगर रेडियस कम हो जाती है तो ग्रेविटी बढ़ जाएगी, ये करेक्ट है, 9.83 होगी पोल्स पे। ये क्वेश्चन पढ़ लो, काफी आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज ड्यू टू लैटिट्यूड, ये क्वेश्चन मत पढ़ो 11th वाले स्टूडेंट, ठीक है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। काफी अब काफी सारी चीजें इसमें इसके अंदर, शायद एग्जाम में भी नहीं आएगा, तो मत पढ़ो, रहने दो, कोई टेंशन नहीं है। काफी ज्यादा चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो ये काफी आसान से क्वेश्चंस है, आप थोड़ा सा पढ़ लोगे तो भी आपको आ जाएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आपने स्पेस मिशन करके 10th में चैप्टर है, ठीक है, स्पेस मिशन करके कुछ 10th नंबर का चैप्टर है, तो उसमें ये सारी चीजें आपने पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो आप अगर ऐसा रीड आउट भी कर लोगे ना ये नोट्स से, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी नोट्स का जो लिंक है वो दे चुका हूँ, वो रीड आउट भी कर लोगे तो आपको ये पूरा समझ आ जाने वाला है, ठीक है गाइज। सो थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे हमने लगभग ये जो चैप्टर है वो पूरा कवर कर चुके हैं, ठीक है। थोड़े बहुत क्वेश्चन मैंने छोड़े हुए हैं, आप थोड़ा रीड आउट भी कर लोगे तो आपको इसके आंसर जो है वो समझ में आ जाएंगे, ठीक है। आपको मेरे वीडियो अगर पसंद आते होंगे तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, और मैं कोशिश करूंगा ये चैप्टर के ऊपर जो MST-CT में जो क्वेश्चन पूछा गया है, शायद मुझे लगता है 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका भी वीडियो मैं बना के आपको दे दूंगा, तो आपको ये चैप्टर से भी आपको MST-CT के अंदर भी पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइस थैंक यू वेरी मच।